Good morning. Good morning, ma'am. Just quickly give 1 minute to join everyone. Turn the cameras and start the class. Today, we're going to start a new topic, which is organizational development, right? Switch on your videos, everyone. आप लोग ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो भी पढ़े आप लोग लास्ट मंथ में, एंड करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये किस टॉपिक के अंडर पढ़ रहे हैं? विच इज दैट टॉपिक? आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? यू नो दिस? There's a reason why I'm asking you this. Of course, you know that. Yes, ma'am. HRD. HRD. HRD के बारे में देखो, HRD एक बहुत ब्रॉड और बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है. ठीक है, you have to understand first what is the concept of HRD. थोड़ा सा आई थॉट कि तुम लोगों को HRD के बारे में भी लिखवा देना चाहिए, so that तुम कोई भी आंसर लिखो या कुछ भी खुद से भी समझो, तो एटलीस्ट तुमको ये समझ में आए कि तुम क्या पढ़ रहे हो. HRD मैकेनिज्म में ढेर सारा टॉपिक्स आता है, जैसे जो तुमने करियर प्लानिंग पढ़ी, जो तुमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ा, एंड मेनी मोर. तो उसमें और भी टॉपिक्स है, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल है, जिसने भी पेरोल के बाद, जो पेरोल के टाइम पे भी हम समझाए थे, और उसके बाद भी जो HR वर्कशॉप चला था. आई थिंक सुनील वाज देयर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन दैट क्लास. तो उस टाइम पे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल भी पूरा पढ़ाए थे तुम लोगों को, लेकिन ठीक है, इट्स ओके. अगर वैसा है तो फिर हम इस बार फिर से समझा देंगे. थोड़ा सा आई थिंक यू शुड राइट अबाउट HRD ऑल्सो, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले. ओके, राइट डाउन. HRD के बारे में थोड़ा सा लिख लो. गिव द टॉपिक HRD. HRD, human resource development, may be defined as human resource development may be defined as. मैम एक बार फिर से स्टार्ट करिएगा प्लीज. अभी अलाउ म्यूट कर लो बाकी लोग. हाँ. Human resource development may be defined as. HRD human resource development होता है ना. That may be defined as development of people by providing the right environment, where each individual may grow to his fullest potentialities. May grow. Vinny, did you say something? After growth, ma'am. After growth. May grow. It's not growth. May grow to his full potentialities.
HRD involves, write down, HRD involves, point number 1, ये बहुत सिंपल टर्म्स में हम तुमको बता रहे हैं कि बस समझ में आना चाहिए कि HRD क्या होता है. HRD involves, point number 1, ways to better adjust, ways, तरीका, WAYS, ways to better adjust the individual, to better adjust the individual to his job and the environment, to his job and the environment. Second, the greatest involvement of an employee in various aspects the greatest involvement of an employee in various aspects of the work Third point, this is the last point. Third, the greatest concern for enhancing the capabilities of the individual. The greatest concern for enhancing the capabilities of the individual. ठीक है, अब ये तीनों को पहले इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं एचआरडी का, क्योंकि ओडी पढ़ने के लिए तुमको एचआरडी समझना बहुत जरूरी है. ओके, एचआरडी में जो पहला पॉइंट है वो क्या है बताओ. पहले ये समझ लो कि एचआरडी में क्या क्या आता है. 2 टॉपिक तुम पढ़ चुके हो. द फर्स्ट टॉपिक इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो तुमने पढ़ा. द सेकेंड टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, करियर प्लानिंग, ओके, एंड करियर डेवलपमेंट. तीसरा जो पढ़ने वाले हो विच इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, उसके पहले हम तुमको थोड़ा बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एचआरडी. एचआरडी में ही ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आता है. देखो और भी चीजें आती हैं, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, ये सब कुछ एचआरडी में आता है. क्या होता है ये सब? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तुम समझे. तुम जितनी भी मैकेनिज्म पढ़ लोगे एचआरडी में, नो मैटर यू स्टडी होल और यू स्टडी पार्ट ऑफ इट, जैसे 3-4 टॉपिक तो तुमको पढ़ना ही है. ओडी पढ़ना है, करियर प्लानिंग पढ़ चुके, करियर डेवलपमेंट पढ़ चुके, ट्रेनिंग डेवलपमेंट पढ़ चुके. जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे उसमें ये जो 3 पॉइंट्स तुमने अभी लिखा है ना कि एचआरडी इसमें हेल्प करती है, ये तीनों पॉइंट ही तुमको सही मिलेगा. इसीलिए हम एचआरडी का पहले थोड़ा सा ब्रीफ डेफिनेशन तुमको पढ़ाए. पहला क्या है देखो, ways to better adjust the individual to his job and the environment. यानी एक इंडिविजुअल को, ठीक है, एक इंडिविजुअल को एचआरडी मैकेनिज्म हेल्प करता है कि वो अपनी जॉब में बेटर एडजस्ट कर सके. ओके, एंड नॉट जस्ट टू हिज जॉब बट द एनवायरमेंट ऑल्सो. क्या ट्रेनिंग इसमें हेल्प नहीं करता है? करता है ना. yes. जितना भी ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड्स आप पढ़े हैं उसमें यही चीज तो है कि एनवायरमेंट में हेल्प कर. एनवायरमेंट कैसे? मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जॉब तुमको समझ में आएगा, एनवायरमेंट बहुत लोग नहीं समझे होगे. सपोज फैक्ट्री में तुम काम करते हो, तुम एक सेफ्टी इंजीनियर हो, या चलो एक वर्कर हो, एंड आई एम नॉट एबल टू म्यूट माई सेल्फ. आकांक्षा, अच्छा वेट,
म्यूट और अनम्यूट, अनम्यूट, हाँ ठीक है। देन अनजॉइन आकांक्षा, अनजॉइन एंड रीजॉइन होता है, किसी किसी के नेटवर्क में इशू होता है। अनजॉइन करो फिर रीजॉइन करो। एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ, जैसे कि सेफ्टी। तुम एक वर्कर हो या एक सेफ्टी इंजीनियर हो एंड यू आर वर्किंग इन अ गैस चैम्बर। हर फैक्ट्री में गैस चैम्बर एक से काम होता है, गैस चैम्बर तो रन करेगा ही, तभी फैक्ट्री में कोको कोला का प्लांट ले लो या कुछ भी ले लो तो उसमें गैस चैम्बर्स होगा, सेफ्टी मेजर्स होगा। आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है, व्हेन यू आर ट्रेन्ड फॉर सेफ्टी मेजर्स, व्हेन यू आर ट्रेन्ड विद सेफ, हाउ टू बी सेफ, हाउ टू व्हाट थिंग्स टू यूज व्हेन, सेफ्टी मेजर्स क्या है, आपको सूट पहन के जाना है, आपको हेलमेट पहन के जाना है, आपको सेफ्टी डिवाइसेस का यूज करना है, मशीन की प्रॉपर हैंडलिंग करनी है। इज इट ओके आकांक्षा? यस मैम। जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो आप लोग अनजॉइन करके और फिर रीजॉइन कर लिया कीजिए, नेटवर्क इशू होता है कभी कभी। मैम किए थे 2 बार बट नहीं हुआ अभी तक। अच्छा ठीक, मे बी इट नीडेड माय कमांड। चलो ठीक है। देन व्हाट हैपेंस कि फिर आप जब सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि देखो कॉम्पेंसेशन भी पढ़ाए थे तुम लोग को, वहां पे भी ये था कि सेफ्टी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर किसी का एक्सीडेंट या डेथ होता है तो आप एलिजिबल हैं कॉम्पेंसेशन के लिए, मुआवजा है आपके लिए, लेकिन किस कंडीशन में नहीं मिलेगा, विलफुल डिसरिगार्ड ऑफ सेफ्टी मेजर्स। ठीक है। अब बस में तुम बैठ के आ रहे हो और बस के छत पे बैठ जाओ, तो ये तो उसकी गलती नहीं है कि बस से तुम गिर गए और तुम्हारा हाथ टूट गया, पैर टूट गया। तो विलफुल डिसरिगार्ड ऑफ सेफ्टी मतलब क्या, तुमको पता है कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या सेफ्टी मेजर्स चाहिए, तुमको ट्रेन कर दिया गया, उसके बावजूद अगर तुमने उन चीजों को इग्नोर किया तो ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं है। जब सेफ्टी मेजर्स में आप यूज करके जा रहे हैं, आपको ट्रेन कर दिया गया है, तो क्या होगा, तुम अपने एनवायरमेंट को बेटर तरीके से अडेप्ट करोगे ना, राइट? इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट जस्ट जॉब बट एज एनवायरमेंट ऑल्सो। ये जितना भी मैकेनिज्म पढ़ोगे सब में ये चीजें तुमको कॉमन मिलेंगी। रीड आउट द नेक्स्ट पॉइंट मुस्कान। The greatest involvement of an employee in various aspects. The greatest involvement of an employee in various aspects of the work। ठीक है। मान लो हम यहाँ पे सिमेज में पढ़ा रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन है जिसको ऑर्गेनाइजेशन मान लो, कंसिडर मी एज एन एम्प्लॉय एंड देन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो अब हम एचआर पढ़ाते हैं तो हम सिर्फ एचआर ही पढ़ाएंगे, एचआर के अलावा ना हम बाएं देखेंगे ना दाएं देखेंगे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। अंडरस्टूड? जैसे I am also teaching principles of management in PGDM. To first semester students, I am teaching PGDM. To third semester students, I am teaching an add-on course. Okay. To second year of BBM, I am teaching workshop. I'm taking workshop there. So the greatest involvement of an employee is possible only when there is a concept of HRD, human resource development. ओके अगर ऑर्गेनाइजेशन में मान लो, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल हम तुमको दिए, ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1.5 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और वो 1.5 लाख एकदम स्ट्रीमलाइंड हो, उनका इन्वॉल्वमेंट वर्क में बस उतना ही हो जितने के लिए वो अपॉइंट हुए हैं, या उसका अगल बगल दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन प्रॉब्ली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे इसका बहुत खराब फर्क पड़ता है। Okay, so to extract the greatest involvement of an employee, HRD mechanisms are carried out. इसका एक एग्जाम्पल तुमको देते हैं, देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल किसी को पता है क्या होता है? Ma'am, the qualities of the internal employees. No Ashish, that is not the Systematic quality. evaluation of an employee at workplace. आकांक्षा को ये क्वेश्चन याद हो गया है, बिकॉज एवरी क्लास आई एम आस्किंग दिस एंड शी इज आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ
सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। जैसे ये सुने हो ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब, ये सुने हो ना कि 1 साल काम करने के बाद सैलरी बढ़ जाती है, या 1 साल काम किया तो उसको काम से निकाल दिया, ये भी होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से। ओके 2 साल काम किया, उसका इस बार के अप्रेजल में उसको बहुत हाइक मिला है, इस बार के अप्रेजल में उसको एक अच्छे प्रोजेक्ट पे सिचुएट किया गया है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि आपने जो काम किया उसके हिसाब से आपका अप्रेजल हुआ। अब देखो HRD में एक न्यू टर्म है विच इज नोन एज नॉट जस्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल बट पोटेंशियल अप्रेजल। हम लोग ऐसे कहते हैं ना, स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि इस स्टूडेंट में बहुत पोटेंशियल है, ऐसे बोलते हैं ना। इसका क्या मतलब हुआ बताओ। चलो एग्जाम्पल लो, BBM के एक बच्चे को किसी को उठा करके और हम लोग अगर टीचर्स डिस्कस करते हैं कि इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, इसका क्या मतलब? मैम इसका मतलब है कि ये और अच्छा कर सकता है, इसमें मतलब फर्दर ग्रोथ का चांस है उसमें, फर्दर ग्रोथ का चांस है, और अच्छा कर सकता है। यही चीज होता है पोटेंशियल अप्रेजल एम्प्लॉइज के लिए भी। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है कि जो तुमने परफॉर्म कर दिया उसका अप्रेजल किया गया, लेकिन ये एक ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट हो गया, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है। नाउ वी टॉक मोर अबाउट पोटेंशियल अप्रेजल, यानी सिर्फ तुम्हारी पास्ट परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम्हारे फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कुछ सोच रही है वेंचर बिगिन करने का, उसके लिए तुम पोटेंशियल रखते हो कि नहीं, फर्दर तुम्हारे में ग्रोथ हो सकता है कि नहीं, दिस इज नोन एज पोटेंशियल अप्रेजल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमको ऑन साइट पे किसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे भेजना है एक मैनेजर, और हम तुमको नोटिस कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर, 4 साल से मैंने तुमको ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस किया। अब बात ये है कि पोटेंशियल अप्रेजल मतलब हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस लड़की को, ये असिस्टेंट मैनेजर अभी तो है, पर अगर इसको हम मैनेजर प्रमोट करके उस प्रोजेक्ट पे भेजेंगे तो शी विल बी एबल टू हैंडल दैट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर्ली, शी विल बी एबल टू टेक अप द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दैट पोजिशन। अंडरस्टूड? ये होता है पोटेंशियल अप्रेजल। क्योंकि दीज डेज द ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, दे आर ऑल अबाउट कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वो लोग फ्यूचर प्रो होते हैं, तो पोटेंशियल अप्रेजल का रोल बहुत बढ़ गया। ठीक है, अब देखो यही चीज समझा रहे हैं HRD में, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, पोटेंशियल अप्रेजल है। क्या ये पोटेंशियल अप्रेजल तुमको ये सब्सटैंशिएट नहीं करता है जो लिखा हुआ है, द ग्रेटेस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क? अब समझ में आई ये बात? तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मल्टी फैसेटेड वर्क में रहेगा तो क्या होगा, तो यही होगा कि तुम्हारा अप्रेजल अच्छा होगा। तुम्हारा अप्रेजल अच्छा होगा यानी कि तुम एज अ ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा डेवलप कर रहे हो, यू आर डेवलपिंग मोर एज ह्यूमन रिसोर्स, यू विल गेट बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड? अब ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। थर्ड पॉइंट पे आओ। The greatest concern for enhancing the capabilities of the individual. Okay, the greatest concern यानी आप जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, suppose you are in BBM and then suppose you will do MBA and then you will join an organization. The way you join is not the way you retire. There will be a lot of efforts by the organization to further enhance your capabilities. अब ये देखो, कई बार हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और करियर प्लानिंग के समय तुमको समझा चुके हैं कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, the big organizations, they sometimes have assessment centers, they sometimes have HR workshops to call you in small groups and to take in-depth interview of yours and to finally find out कि किस direction में आपका ज्यादा interest है।
किस चीज में तुम्हारा ज्यादा इंटरेस्ट है, तुम किस चीज में बेटर करोगी. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट leaving the organization, it's also about switching to the other jobs in the organization. हो सकता है तुम किसी और जॉब में, किसी और डिपार्टमेंट में ज्यादा बेहतर कर रही हो, उसमें इंटरेस्ट भी है, बट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो. अंडरस्टूड? सो द ग्रेटेस्ट कंसर्न फॉर एनहांसिंग द कैपेबिलिटीज, तुम्हारी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए ट्रेनिंग तुम्हारी कैपेबिलिटीज एनहांस करती है ना. You feel Yes, ma'am. more, Yes, you feel ma'am. more confident, you feel more skillful, you have more chances of getting promotion than a person who is untrained, right? You have better chances of promotion. तो ये तुम्हारी पर्सनल कैपेबिलिटीज तो एनहांस कर ही रही है. ये जो हम आपको बता रहे हैं और लिखवा रहे हैं, ये दिस विल होल्ड ट्रू फॉर ऑल द 3 चैप्टर्स दैट यू हैव इन मॉड्यूल. और उसके अलावा भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भी यही बात है, पोटेंशियल अप्रेजल के लिए भी यही बात है, एचआरडी क्लाइमेट के लिए भी यही बात है, एचआरडी कल्चर के लिए भी यही है, करियर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, सब के लिए यही चीजें विल होल्ड ट्रू. नाउ यू राइट डाउन फर्दर. Of all the resources, the human resources is the most significant. Of all the resources, the human resources is the most significant and the only active factor of production. And the only active factor of production. All other factors like capital, all other factors like capital, material, buildings, plants and machineries, remain inactive unless there are competent people to utilize them. Unless there are competent people to utilize them, for producing goods and services useful for the society. Useful for the society. Why is everyone joining so late today? It's 11:30. Useful for the society. ठीक है? Next लिखो. Developing human resources upgrading their skills and extending their knowledge and competencies would lead to organization. Repeat, ma'am. Achha. Upgrading their skills and extending their knowledge and competencies would lead to organizational development. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को तुम सर्कल कर लो, ब्रैकेट कर लो, नेक्स्ट टॉपिक वही है, इसीलिए हम तुमको एचआरडी इतना बताए. डेवलपमेंट, देयरफॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
Therefore, human resource development is the key. Therefore, human resource development is the key to enhancing and effective utilization of intellectual, technological, and entrepreneurial skills of human resources. Technological, देखो, therefore HRD यानी human resource development is the key to enhancing and effective utilization of intellectual, technological, and entrepreneurial skills of human resources. And entrepreneurial skills of human resources. Done? अच्छा, आप लोगों को याद है you have studied interpersonal skills? Interpersonal skills पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं, ऐसे सवाल ही नहीं उठता है नहीं पढ़ने का। थर्ड ईयर में आ गए, इंटरपर्सनल स्किल्स पढ़े ही होंगे, कम्युनिकेशन में पढ़े होंगे। कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ा है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पढ़े हो? नो मैम। जौहरी विंडो? नो मैम। नो मैम। ये सब मैम नहीं पढ़े मैम। ये सब नहीं पढ़े मैम, ये सब ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो, अभी हम तुमको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। देखो, पहले ही हम तुमको कह दिए कि ये चैप्टर धीरे धीरे चलेगा, थोड़ा सा धीरे इसलिए चलेगा क्योंकि ये चैप्टर को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम लोगों के दिमाग में घुसाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, लेकिन ग्लैड की पीपीयू ने ये सिलेबस में इंक्लूड किया है। इसका काम बहुत होगा आगे तुमको। जो लोग एमबीए करेंगे उनको तो होगा ही होगा, जो एचआर से एमबीए करेंगे ऑफ कोर्स। अदरवाइज जो जिनका अपना रिलेवेंट नहीं होगा टॉपिक, वो उनको ये समझ में आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है और ऑर्गेनाइजेशन का आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या होता है। हम लोग करियर डेवलपमेंट पढ़े। करियर डेवलपमेंट क्या था? इट वाज एन इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। करियर प्लानिंग तुमने इधर प्लान किया, ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, और तब जो पाथ ले डाउन होता है दैट इज करियर डेवलपमेंट। डू नॉट कंफ्यूज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट विद करियर डेवलपमेंट, क्योंकि आप लोग लास्ट टॉपिक सीडी पढ़े तो ओडी से कंफ्यूज मत करना उसको। ओडी इज अनदर टॉपिक। टुडे वी विल स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। राइट ऑन द टॉपिक। इसका कुछ कुछ नोट्स हम दे देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का ऐसे समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। अब इसके डिटेल्स में आओ। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन समवन। मैम, a group of people who form a business. जैसे कंपनी हो गया मैम। फॉर अ कॉमन पर्पस। और फॉर अ कॉमन गोल। ठीक है, और कोई एक लाइन का फुल फ्लेजेड डेफिनेशन दो। आधा आधा करके दिए हो तुम लोग, ठीक ही बोले हो, बट कोई एक लाइन का डेफिनेशन दो पूरे अच्छे तरीके से। Ma'am, the act of forming and establishing something. No. Ma'am, an organization is a group of people with a particular purpose, such as business or some government department. ठीक है, to an extent Ashish has given correct answer. Muskan and Akanksha added to the correct answer but in fragments.
ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कंपनी, बिजनेस, ये सब तो तुम लोग को बोलना ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। सिंपली एक लाइन का आंसर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, बिजनेस क्या है? अगर कोई मसाला की भी छोटी सी कंपनी खोल रहा है, मसाला का भी ऑर्गेनाइजेशन खोल सकता है ना, मसाला बनाने का, उसमें 2 लोग भी हो सकते हैं, उसको भी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा। तो फिर किस तरीके की चीजों को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं? अभी भी तो समझो। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन पता ही नहीं। An organization is a group of 2 or more people who work towards a common goal, common objective. Common objective या goal अगर नहीं मेंशन करोगे, तुम्हारा आंसर इनकम्प्लीट नहीं, गलत होगा। ठीक है? You have to mention for a common goal. Akanksha and Muskan added. I told you that both of them added, but in fragments. Ashish said to an extent it was correct. When 2 or more people work towards a common objective or common goal, then that is known as organization. Okay? अब देखो, organization में development की कब जरूरत पड़ती है? When does an organization need development? And why does it need development? आप ये चीज जानते हैं कि the organizations are functioning in an extremely dynamic environment, right? Every now and then the environment is changing. Okay? देखो, सुन, कैमरा ऑन करिए आप लोग, ऐसे मोनोलॉग बना करके रखती हो तुम लोग। When I'm explaining some topics to you, please keep your cameras on. बाकी लोग ऑन कीजिए। ओडी पढ़ाने के पहले 2-4 चीज जो उसका सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है किसी चीज का, वो समझना जरूरी होता है, वरना ओडी में बार बार वो वर्ड यूज करेंगे और आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये बताइए, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट क्या होता है? ये सब पढ़ चुके हो। 3rd ईयर आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू, इसीलिए एक बार क्लास में आपको बता देते हैं हम, फिर उसके बाद बार बार ये वर्ड यूज होगा पूरे थ्रू आउट ओडी में। कर्ट लेविन का मॉडल है, इसमें कैसे पढ़ोगे? ये सब नहीं जानोगे तो। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट पढ़े हो ना तुम लोग 1st ईयर में? Yes, sir. पढ़े हो? ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा होता है? कितना टाइप का एनवायरनमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का? 5 होता है। 5 होता है, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। अच्छा, और इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में? स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन, यू नीड टू लर्न। ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। फिर जैसे तैसे समझाना है तो बोलो, फिर हम समझा देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट 2 होता है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, राइट? फॉर एग्जाम्पल सिमेज कॉलेज को अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का 2 एनवायरनमेंट है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, और एंड the organization to a great extent has control over its internal environment. जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल होती है। जैसे कि इंटरनल एनवायरनमेंट सिमेज कॉलेज का क्या है? यहाँ के फैकल्टीज यहाँ के इंटरनल एनवायरनमेंट है, अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर क्वालिटी ऑफ टीचिंग खराब होगी, जस्ट इमेजिन इफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज पुअर, ये तो कंट्रोलेबल फैक्टर है। दे कैन कीप गुड फैकल्टीज फॉर इम्पार्टिंग बेटर क्वालिटी एजुकेशन, राइट? लेकिन अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम लोग जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, क्या ये इंटरनल एनवायरनमेंट का रिजल्ट है? नो मैम। किसका No, ma'am. रिजल्ट है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का रिजल्ट है। क्योंकि पैंडेमिक आया और पैंडेमिक वाज एन अनकंट्रोलेबल फैक्टर,
ये गवर्नमेंट का रूल आया, ये गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि द क्लासेस विल ऑपरेट इन ऑनलाइन मोड। क्या ऑर्गेनाइजेशन इसमें कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती है। इंटरनल एक्सटर्नल समझ में आया तुम लोग को? यस मैम। तो अब ठीक से रीड चलो, फिर इस क्लास में भी तुमको हम डिटेल्स बताते हैं, क्योंकि हम बार बार एनवायरनमेंट वर्ड यूज करेंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि एनवायरनमेंट होता क्या है। और इंटरनल एनवायरनमेंट का एग्जांपल दो जो कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अभी तुमको बताया मैंने, फैकल्टी एक इंटरनल एनवायरनमेंट हो गए यहाँ के। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में समझो, ठीक है? अब ऐसे रिसेप्शन और ये वो मत बोलने लगना, ठीक है? जैसे कि ठीक है, और एक फैकल्टी के बाद स्टूडेंट आया तो अब फिर वही आने वाला था, इसीलिए आई टोल्ड यू कि नॉट लाइक दिस, थिंक इट इन ड्राइंग पैरेलल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, मान लो तुम्हारा क्लास है, तुम्हारा जो सबसे बड़ा चीज देखो, मान लो तुम्हारा दो क्लास है, दो क्लास सस्पेंडेड है, द टीचर इज नॉट विलिंग टू टेक द क्लास या द टीचर इज ऑन लीव, और वो तुमको कम्युनिकेट नहीं किया जाए तो स्टूडेंट्स परेशान होंगे, मैम क्लास होगा नहीं होगा, लिंक आया नहीं आया, लॉग इन कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका कुछ एरर है, वो परेशान हो रहे हैं, इससे काम डिले होता है। तुम तो स्टूडेंट हो, लेकिन सोचो कि उधर कोई एम्प्लॉय बैठा हो जिसको अपना प्रोडक्टिविटी भी ऐड करना है। अगर इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन खराब होगा कि टॉप ने जो बोला, टॉप मैनेजमेंट ने जो बोला वो नीचे कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा है, या इतना लेट कम्युनिकेट हो रहा है कि ओवरऑल काम डिले हो रहा है उसकी वजह से। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आई बात? कम्युनिकेशन एक फैक्टर होता है, पुअर लीडरशिप एक फैक्टर होता है, बैड सुपरविजन एक फैक्टर होता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि लोग ये ऐसा कहते हैं, देयर आर पीपल, यू मस्ट हैव हर्ड इट, योर एल्डर सिस्टर और ब्रदर सेइंग कि ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, वर्क कल्चर बहुत खराब है। ये सुने हो? जैसे बायजूस के बारे में ये बात बोली जाती है, आई शुड नॉट से इट हियर, बट लेकिन ऐसा होता है। बायजूस का में जो लोग काम किए हैं उन्होंने यही बात बोली है, मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि वर्क कल्चर खराब। तो वर्क कल्चर खराब में क्या आता है? वर्क कल्चर में सुपरविजन भी आता है, ठीक है? या तो एकदम ही स्ट्रिक्ट सुपरविजन हो कि हर वक्त तुमको मॉनिटर किया जा रहा है, तो वो भी ह्यूमन बींग्स को अच्छा नहीं लगता है कि 24 घंटा कोई तुम्हारे ऊपर निगरानी रखे, हर काम जो तुम करो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, देयर इज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी इंटरनल एनवायरनमेंट खराब करता है। और लैक ऑफ सुपरविजन, मतलब जो एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको करने के लिए छोड़ दो, ये भी वर्क कल्चर खराब करता है, दोनों। सो देयर शुड बी अ डिग्री ऑफ रेगुलेशन बिटवीन वेरी स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड नो सुपरविजन एट ऑल। तो शॉर्ट में हम बताते चले जाते हैं, ये इंटरनल एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी, यानी एचआर की पॉलिसी है, छुट्टी मिलती नहीं है एम्प्लॉयज को, पर्सनल काम है फिर भी छुट्टी नहीं मिलती है, तो इस तरीके का जो मैनेजमेंट का फ्लॉज है, ये सब हाँ बोलो विनीत। मैम टेक्नोलॉजी भी हो सकता है क्या? टेक्नोलॉजी इज एक्सटर्नल फैक्टर, वो एक्सटर्नल फैक्टर। फिजिकल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स यानी कि फिजिकल एसेट्स को थोड़ा इलैबोरेट करके अगर वर्किंग कंडीशन बोलो तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी वर्किंग कंडीशन में तुमसे काम एक्सपेक्टेड है लेकिन मशीन कम है। पुअर वर्क क्वालिटी, हाँ, पुअर वर्क कंडीशन, क्वालिटी तो आउटपुट हो गई ना। पुअर वर्क कल्चर बोलो, पुअर वर्क कंडीशंस, ठीक? जैसे कि बजट एंड एक्सपेंसेस, बजट एंड एक्सपेंसेस भी तुम बोल सकते हो, ये दोनों में आएगा, समझाएंगे फिर कैसे। देखो जैसे तुम क्लास करने के लिए आए हो, ठीक है, और क्लास में तुम्हारा रूम कॉम्पैक्ट है, बीबीएम में जहाँ क्लास करते थे सेकेंड ईयर में, दैट इज अ वेरी कॉम्पैक्ट रूम। अगर वहां पे एसी और लाइट नहीं हो तो तुम कितनी देर पढ़ाई कर पाओगे? परेशानी होगी ना, होगी। जो पुअर वर्किंग कंडीशन हो जाएगा, इसी को कहते हैं पुअर वर्किंग कंडीशंस। यानी कि आपके फैक्ट्री में काम हो रहा है, वहां प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, वहां प्रॉपर ह्यूमिडिटी का रेगुलेशन नहीं है, लाइटिंग नहीं है, तो ये सारी चीजें पुअर वर्किंग कंडीशन में होती हैं, जिसके लिए बहुत फाइट हुआ है, तब जाके ये फैक्ट्रीज एक्ट में ये चीजें मेंशन की गई हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि पहले ऐसे ही काम कराया जाता था, ठीक है? उसमें ये तक डिफाइन किया हुआ है कि 2 लोगों के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए, ठीक है?
जो तुम बीबीएम का क्लास कर रहे हो वो कितने लोगों की कैपेसिटी है? फिर भी बताओ। 60। अब उसमें 80 लोगों को बैठा दिया जाएगा तो परेशानी होगी कि नहीं तुम लोगों को? होगी ना। तो ये डिफाइन करना जरूरी है, वो भी वर्किंग कंडीशंस में आता है। तो ये सारी चीजें इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं। हम अब एक बार समझा रहे हैं, अगली बार से फिर ये समझाएंगे नहीं, पूछेंगे हम, क्योंकि थ्रू आउट ये चैप्टर में एनवायरनमेंट का बार बार मेंशन होगा। तो आप समझ लीजिए कि इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है। और मैम एक्सटर्नल में रिसोर्सेज आएगा। रिसोर्सेज आएगा। देखो एक्सटर्नल फैक्टर में भी दो तरीके का फैक्टर होता है, दो होता है डिवीजन, एक माइक्रो फैक्टर्स और एक मैक्रो फैक्टर्स। ये पढ़े हो? यस मैम। माइक्रो फैक्टर्स क्या होता है? देखो मैम जो इंडिविजुअल से डील करता है। इंडिविजुअल से नहीं डील करता है। माइक्रो फैक्टर्स वो होता है जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के, तुम्हारे इंडस्ट्री के पास में ऑपरेट करता है। ठीक है, पास में। अनकंट्रोलेबल वो भी होता है, लेकिन वो तुम्हारे जस्ट बहुत पास में ऑपरेट करता है। एग्जाम्पल तुम्हारे कस्टमर्स, तुम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रही हो, तुम्हारे कस्टमर्स, इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है ना तुमसे, तुम उन्हीं से फीडबैक लेके फिर अपना इनपुट बनाते हो। ठीक है, जैसे जोमेटो में जो रेस्टोरेंट लिस्टेड है, वो रेस्टोरेंट क्यों रेटिंग के लिए तुमको अलाउ करता है? वो जो तुम फीडबैक दोगी नेक्स्ट टाइम उसको वो करेक्ट करके बेटर इनपुट डालने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपैरल ब्रांड्स, कपड़े का ब्रांड, वो मार्केट में लॉन्च करता है, कस्टमर जो फीडबैक देते हैं या कस्टमर टेस्ट के हिसाब से उसको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है कि नहीं, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहे। ठीक है, तो हो गया इसमें कस्टमर्स। दूसरा क्या हुआ? तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स, जो तुम्हारे एकदम इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे पेप्सी, कोको कोला। आप जब देखेंगे मैच के टाइम पे कोई नया ऐड आएगा तो तुरंत अगली कंपनी का भी ऐड आ जाएगा, होता है ना ये चीज? Yes, and both of them will try to hire the best advertising face. एक का सलमान खान रहेगा तो दूसरा भी अक्षय कुमार, as powerful as सलमान खान। तो ये सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। कॉम्पिटिटर है ये आपका। पहला पढ़ा तुमने कस्टमर, दूसरा पढ़ा कॉम्पिटिटर। और सुनो, इसमें आएगा सप्लायर्स। गाड़ी होती है, there are cars which are loved exclusively for its engines, है ना। बहुत सारी गाड़ी है जिसके इंजन की वजह से उसको पसंद किया जाता है या उसका ब्रांड लॉयल्टी होता है, और वो इंजन कोई पर्टिकुलर सप्लायर ही प्रोड्यूस करता है। तो सप्लायर क्या चाहता है? सप्लायर हमेशा चाहेगा तुमको ज्यादा से ज्यादा दाम में पैसा बेचना, रॉ मटेरियल बेचना, और तुम हमेशा चाहोगे कम से कम दाम में वो खरीदना। सप्लायर को स्विचिंग एबिलिटी भी है, तुम्हारे साथ अगर नहीं बनी या तुम्हारे साथ डील फाइनल नहीं हुई तो वो किसी और कंपनी वाले के पास भी स्विच कर सकता है। तो तुमको उसको हमेशा बना के रखना होगा, डील अच्छी रखनी होगी, तो ये बिजनेस का एक पार्ट होता है। देन माइक्रो फैक्टर्स में और भी फैक्टर्स आता है। माइक्रो फैक्टर्स में जैसे कि एनवायरमेंट, पीपल, पब्लिक्स, जैसे विमेन्स एसोसिएशन, अंडरस्टूड? विमेन्स एसोसिएशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट या वुमेन के हैरेसमेंट का केस आता है तो दीज वुमेन ग्रुप दे बिकम वेरी एक्टिव, राइट? दे बिकम वेरी एक्टिव। अभी जैसे कि एसबीआई, जाके देखना, एसबीआई इतनी बड़ी बैंक है, पीएसयू बैंक है। ये एसबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें ये बोला था कि जब हम रिक्रूट कर रहे हैं तो 4 months एक्सपेक्टिंग जो वुमेन है उनको हम टेम्पोरली अनफिट मानेंगे। ठीक है, 3 months तक जो वुमेन है उनको हम 3 है या कुछ है, ये दिस आई एम फॉरगेटिंग द नंबर ऑफ मंथ्स लेकिन उनको हम टेम्पररी अनफिट मानेंगे एंड दे विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन आफ्टर 4 months ऑफ डिलीवरी। 4 month के अंदर ही उनको ज्वाइन करना होगा। काफी विरोध हुआ, विमेन्स एसोसिएशन ने इसका बहुत विरोध किया। अब वो विमेन्स एसोसिएशन का तो एसबीआई से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वो एक माइक्रो एक्सटर्नल फैक्टर हो गई इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इतना प्रेशर बनाया गया कि हाउ कैन यू ट्रीट अ प्रेग्नेंट वुमन अनफिट, दैट इज अ नेचुरल कोर्स, ओके, दैट इज अ नेचुरल फिनोमिनन, प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज। जो आप उनको अनफिट
करेंगे। और हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में ये सोशल सिक्योरिटी वुमेन को दी जाती है। हाउ कैन यू ट्रीट हर अनफिट? तो यहाँ देखो विमेन, और इतना प्रेशर बनाया गया कि वापस उसको वापस कॉल बैक करना पड़ा, उसने वो सर्कुलर विड्रॉ किया। अब समझ में आया माइक्रो फैक्टर का कैसे इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस पे। उसके अलावा कुछ सालों पहले कोको कोला, आई डू नॉट रिमेम्बर, लेकिन पेप्सी में शायद पेस्टिसाइड का परमिसिबल लिमिट से बियॉन्ड किया, अगर आप पी रहे हैं उसको तो दैट इज अनफिट। तुम लोग को याद नहीं होगा, बहुत छोटे हो गए उस वक्त, बट ये चीज आई थी कि कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड होता है एंड दैट इज अनफिट फॉर कंजम्पशन। तो उस पे भी बहुत विरोध हुआ था, जो कि आप खराब चीज समाज में दे रहे हैं, दैट इज अनफिट। ये हुआ माइक्रो फैक्टर। उसके बाद देखो, हाँ, वर्कर यूनियन तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हुआ ना। नहीं, कभी जैसे वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो होता है। नहीं, वर्कर यूनियन में तुम्हारा जब भी तुम जाओगे तो वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जरूर होगा उसमें। अगर बैंक का यूनियन होता है या फेडरेशन होता है, कन्फेडरेशन होता है, तो उसके आप पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर्स में वो होता है, तुम उसको बोल सकते हो कि अंदर का ये फैक्टर है और उसकी वजह से जो भी होता है। लेकिन हम यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ रहे हैं वेद, ओके। वो इंटरनल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें समझे आप। प्लस आपका ऑर्गेनाइजेशन जितना मन चाहे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर सकता है। देयर आर रेगुलेटरी बॉडीज लाइक एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, या उसके अलावा भी बॉडीज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती हैं। ये माइक्रो समझ में आया? यस मैम। अब आ जाओ मैक्रो फैक्टर्स पे। मैक्रो फैक्टर्स बहुत दूर से इन्फ्लुएंस करता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास वाला फैक्टर्स नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऐसा है जो कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल है। तुम इसका कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऑल यू कैन डू इज कि अगर आपकी एनवायरनमेंट अच्छी, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग अच्छी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट स्कैन करने का प्रोसेस अच्छा है, आप इतने विजिलेंट हैं कि आपके एनवायरनमेंट में चेंज आने वाला है वर्किंग एनवायरनमेंट में, और यू कैन कोप अप विद दैट चेंज, तो योर बिजनेस विल सर्वाइव। इसमें किसी ने बोला था 5, वेद ने बोला था 5, ऐसे याद रखो, पेस्टल से याद रखो, PESTEL, ठीक है। P is for political, E is for economical, S is for socio-culture, T is for technological, E is for environmental, and L is for legal, ठीक है। मैम टेक्नोकॉल, हेलो। हाँ बोलो युवराज, बोलो युवराज। टेक्नोलॉजिकल IT। P is for political, E is for economical, S is for socio-culture, T is for technological, technology जो तुमने बोला, E for environmental, and L is for legal, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर्स जल्दी जल्दी एग्जांपल से समझो, क्लास इज गेटिंग ओवर। पी क्या हुआ? पॉलिटिकल फैक्टर। जैसे टेस्ला इंडिया में आने के पहले उसका बहुत सारा पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो उसको रोक रही हैं, यानी द पॉलिटिक्स, द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट। अब किसी भी टाइप की गवर्नमेंट जो होती है उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, कुछ प्रो गवर्नमेंट होती है, कुछ एंटी गवर्नमेंट होती है। जो भी बिजनेसमैन होगा वो जो चीजें उसको बेनिफिट करेंगी, जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट प्राइवेट बॉडीज को काफी फैसिलिटेट करती है, आइए आप फ्लरिश कीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वगैरह। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई बिजनेस ऐसी होगी, कोई गवर्नमेंट ऐसी होगी जो, हम एक बिजनेसमैन है, हम बिजनेस करना चाहते हैं, बट यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मेरे से प्रो गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, एंटी है, तो हम अपना इतना पैसा फंसाना पसंद नहीं करेंगे, ओके। पॉलिटिकल, सो जो पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट में रहता है उसके हिसाब से भी बिजनेस चेंज होता है। ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल। अब सरकार ने अपने मन से डिमोनेटाइजेशन ले आया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी आ गया सबको क्लब करके, क्या ये फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में थे? नहीं थे। मैम तुम No. अब कुछ बिजनेस हाउसेस को ये अच्छा लगा, कुछ ने
सेड कि दिस इज अ वेलकम चेंज, क्योंकि सोर्स पे टैक्स लग गया इसलिए टैक्स चोरी रुकेगी। कुछ को ये अच्छा नहीं लगा, कुछ ने ये सोचा कि बहुत नुकसान हो जाएगा, जैसे एमएसएमई, इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था ये, क्योंकि वो मेजर अपना ट्रांजैक्शन कैश में ही करते हैं, तो रातों रात पैसा बंद हो जाने से उनको बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, एंड सडनली द बिजनेस गॉट डिसरप्टेड एंड डिस्टर्ब। ये हो गया इकोनॉमिकल फैक्टर। सरकार रेट इनको, तुम स्टील का बिजनेस करते हो और सब्सिडी बढ़ा दिया, घटा दिया, इससे तुम्हारे बिजनेस में इम्पैक्ट होगा, राइट? अभी जो बजट आया उसमें कुछ लोगों को फायदा हुआ, कुछ लोगों को नुकसान हुआ, ये इकोनॉमिकल होता है बजट, लेकिन तुम इसका कुछ नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ कोप अप कर सकते हो। ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर में इकोनॉमिकल। एस इज सोशियो कल्चर फैक्टर। ठीक है, सोशियो कल्चर फैक्टर का मतलब कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप माइंडलेसली बिजनेस नहीं कर सकते हैं किसी जगह पे। आपको जहां पे बिजनेस करना है उस जगह के सोसाइटी, उस जगह के कल्चर को समझना होगा। इसका सबसे अच्छा एड रिसेंट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो तुम लोग यंग जनरेशन भी इसको रिलेट कर पाओगे, मान्यवर का जो एड आया, तनिष्क का जो एड आया, समझ में आई बात? यस मैम। कन्यादान को लेकर के इतना हंगामा हुआ कि यू जस्ट अटैक्ड आवर कल्चर। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें आपको होती रहती हैं। तो क्योंकि हमारा एक सेक्युलर ऑर्गेनाइज, जैसे दुबई, यानी अगर साउथ ईस्ट एशिया में या फिर सऊदी अरेबिया की तुम बात करो तो दे आर वेरी रैडिकल इस्लामिस्ट, वहां पे तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो उनका जो बिजनेस है वो भी, उसका भी बहुत सारा फंडामेंटल्स जो है वो उनके रिलीजन पे बेस्ड होता है। ठीक है, उनके बिजनेस में भी ये रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंस झलकता है। ओके, वाइन का बिजनेस वहां नहीं हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो उनके इस्लाम में फोरबिडेड है, वो आप उसका बिजनेस आप वहां करने का सोच भी नहीं सकते हैं। इंडिया, वी लिव इन अ सोसाइटी। अल्कोहल बैन है ना, अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं होता है। कभी देखिए हो मोदी जी को अल्कोहल गिफ्ट करते हुए इनको? लेकिन अगर यही चीज तुम यूरोपियन कंट्रीज वगैरह को में तुम अगर जाओगे तो फ्रांस में ओल्ड वाइन और ये सब गिफ्ट करना इज सपोज टू बी अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। वहाँ ओपन कल्चर है वहाँ नहीं है। तो यहाँ पे तुमने देखा होगा कि इंडिया में कि फर्स्ट लेडी कौन होती है? प्रेसिडेंट की वाइफ होती है। जब यूएस के ट्रम्प आए थे वाइफ के साथ, द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया विल ऑल्सो वेलकम देम ऑन डिनर और लंच। वहां देखिए हो कभी भी अरेबिया में कि उसकी राजा की वाइफ आई है वेलकम करने, और तुम राजा से उसके वाइफ के बारे में पूछ भी नहीं सकते हो कि कैसे हैं फैमिली एंड ऑल दैट। नो, ये सब भी बिजनेस टर्म्स में। इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी पढ़ोगी तब उसमें पता चलेगा कि हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है, और कल्चर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस इन एनी कंट्री। बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट सेम कंपनी का ऐसा है जो इंडिया में बैन है लेकिन अमेरिका में चलता है, जैसे लेवाइस जीन्स। लेवाइस जीन्स का बहुत सारा एड था, है, और उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जो इंडिया में बैन है और अमेरिका में इज फाइन। देयर आर वर्ड्स विच आर स्लैंग इन सम कंट्री एंड ओके इन द अदर कंट्रीज। तो आपको कहीं पे कई बार ऐसा हुआ है कि ब्रांडिंग करते समय, जैसे जो रैप किया जाता है कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल दैट, कैन जो बॉटल्स होते हैं, उसमें ऐसे वर्ड्स का यूज हो गया है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी, तो उसको वापस करना होता है। प्लस आपने एड में देखा अभी तनिष्क और ये सब का एड जो है, इसको कहते हैं सोशियो कल्चर। देखो ये सब बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसका बहुत एग्जाम्पल्स है, तो हम अभी तुमको बस ओडी समझाने के लिए समझा रहे हैं। PES हो गया, T फॉर टेक्नोलॉजिकल। अब तुम्हारा बिजनेस चल रहा है टेक्नोलॉजी पे, जैसे TCS वैसी कंट्री में जाएगी क्या जहाँ नेटवर्क वगैरह वीक है, जहाँ सरकार टेक्नोलॉजी के फर्दर एनहांसमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ टेक्नोलॉजी 5G 4G 7G नहीं है, इसके अलावा मशीन्स भी रिलेटेड है टेक्नोलॉजी एंड ऑल से। STE एनवायरमेंटल, इसका दोनों चीज से आप पढ़ सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक बहुत सारा जो फैक्टर्स हैं वो जो बिजनेसेस हैं वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे आइस स्कीइंग, ठीक है, अब वो बिना आइस के तो होगा नहीं, तो वो ठंडी जगह पे होता है और ये बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे अभी अगर कश्मीर चले जाओगे तो वहाँ के जो ट्रेनर आते हैं सिखाने के लिए वो न्यूजीलैंड से आते हैं। फॉर द लास्ट 2-3 years there was a person expert from New Zealand who came to teach this all this thing. उसके अलावा 4 धाम यात्रा की बात करो
6 महीना वो बंद रहता है, अभी पूरा बर्फ से ढका है, फिर वो दिवाली के बाद फिर वो खुलेगा और मई तक वो खुला रहेगा। दीज बिजनेसेस, अब ये खुलने की वजह से उस जगह का लोकल टूरिज्म कितना ज्यादा इफेक्ट होता है ना। इसके अलावा भी एनवायरनमेंट में, जैसे कि आप एनवायरनमेंट में एनजीटी वगैरह है, ये एनवायरनमेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं, आपको एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम ध्यान देते हैं। द नेक्स्ट इज PESTEL। एल इज लीगल। लीगल माने जैसे लेबर लॉज वगैरह हुआ, इंडिया में जो फैक्ट्रीज अगर किसी को खोलनी है तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जितनी चीजें लिखी हैं सब ऑपरेट कर, सब आपको कंप्लाई करना है। लेबर लॉज को कितना ओवर टाइम करा के कितना पैसा देना है, उनका वर्किंग आवर्स कितना होगा, क्या क्या क्राइटेरिया लेड डाउन है, और जो आपको लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर को मानना है, आपको मान के ही बिजनेस चलाना है। अगर आप नहीं मानेंगे तो जो पेनल्टी, जो फाइन उस एक्ट में लिखी गई है वो आपको देनी होगी। यानी अगर किसी को बिजनेस यहाँ पे करना है तो यहाँ के लॉज को फॉलो करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सब पढ़े हो ना तुम लोग? ये सब को कंज्यूमर एक्ट किसी में है? हाँ, कंज्यूमर्स एक्ट आएगा इसमें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो वो सब कुछ मान के चलना है। ये एक्सटर्नल फैक्टर है, सरकार बनाई है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको फॉलो करना है और फॉलो करते रहना है, कोप अप करना है, ताकि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फुल फ्लेजेड चलता रहे। ठीक है?